मैं आशीष कुमार, बुंदेलखंड नवोदय महाविद्यालय मुस्कुरा। मैं आज आपको हिस्ट्री 5 सेमेस्टर में समझाऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझें। जिसे हम शुरुआत करते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रसार। हमारी बुक है पहले 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रसार। हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रसार। अब मैं आपको समझा रहा हूँ 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसार, जो मेरठ से शुरू हुआ। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता के प्रथम संग्राम की ज्वाला देश के अन्य क्षेत्रों में भी तीव्रता से प्रसारित होने लगी। विद्रोह अथवा विप्लव के प्रमुख केंद्र निम्नवत थे, जिसे कहा जाए कानपुर का 1857 ईस्वी के स्वाधीनता के प्रथम संग्राम की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। 1840 ईस्वी के लगभग यहाँ 1857 ईस्वी के महानतम क्रांतिकारी एक साथ अपना बचपन बिता रहे थे। उन्हें शायद पता नहीं था कि वे सभी जवान होकर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के छक्के छोड़ाएंगे या अंग्रेजों को अपना प्रसार करेंगे अपना। ये बच्चे थे धौलूपंत इसका नाम था नाना साहब का, और मणिकर्णिका और मनु, ये कौन थे? मनुकर्णिका ये थी रानी लक्ष्मीबाई, बाला साहब एवं रामचंद्र पांडुरंग कौन थे? पांडुरंग थे तात्या टोपे। इन्होंने कानपुर में बचपन में साथ तैराकी, घोड़सवारी एवं सत्य संचालन सीखा था। इन्होंने युद्ध के लिए बचपन से ही अपना शुरुआत कर दिया था, लेकिन उनको क्लियर जानकारी नहीं थी कि आगे उनको ये भी करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको सीख रहे थे बचपन में। पूना में पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। पूना में पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंतिम पेशवा थे। अंग्रेजों ने इनका पेशवा पद छीनकर इन्हें 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन एवं अपनी मनपसंद जगह रहने का विकल्प दिया। किसको? पेशवा जी को। कब? कितना रुपए? 8 लाख रुपए। बाजीराव द्वितीय ने बिठूर में गंगा किनारे रहना ज्यादा पसंद किया। तात्या टोपे के पिता पांडुरंग भट्ट को उन्होंने धर्म विभाग का अध्यक्ष बनाया। बाजीराव द्वितीय का छोटा भाई चिमनाजी अप्पा रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत के साथ काशी में रहता था। चिमनजी अप्पा की मृत्यु के पश्चात मोरोपंत बिठूर बाजीराव के पास आकर रहने लगा। बाजीराव द्वितीय ने यद्यपि 11 भाई किए थे, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। पुत्र की इच्छा स्वरूप बाजीराव ने अपने रिश्तेदार माधव नारायण भट्ट के 3 वर्षीय पुत्र गोविंद को गोद दिया और उनका नाम धौलूपंत रखा, जो अपने उपनाम नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बाजीराव द्वितीय बचपन से बहुत प्यार करता था, अतः मनु और तात्या बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ खेलने आते थे। एक बार बाजीराव द्वितीय ने तात्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक टोपी भेंट की। उसके बाद से वे तात्या टोपे कहलाने लगे। किसने दिया था? बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात डलहौजी ने उनके गोद दिए पुत्र नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। उनसे जमीन एवं बिठूर की जागीर भी छीन ली। नाना साहब ने अपने प्रतिनिधि अजीमुल्ला खां को अपील करने इंग्लैंड भेजा।
वहां उस समय सतारा से छत्रपति प्रताप सिंह की, किसकी, छत्रपति शिवाजी की अपील करने रंगो बापू भी आए थे। दोनों की अपील खारिज कर दी गई। वहीं उत्तर भारत में क्रांति की नेतृत्व करने का जिम्मा अजीमुल्लाह खां ने लिया और दक्षिण भारत में रंगो बापू ने इस प्रकार कानपुर में क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। कानपुर में नाना साहेब के साथ अंग्रेजों के व्यवहार से जनता नाराज थी। मेरठ में विद्रोह का समाचार पाकर कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देने लगा था। वहां के सेनापति व्हीलर ने विठूर स्थित नाना साहेब से सहायता मांगी। अंग्रेज नाना साहेब को अपना दोस्त समझते थे, अतः उन्होंने स्वेच्छा हेतु खजाना नाना साहब की सुरक्षा में दे दिया। कानपुर में टीका सिंह ने विद्रोह को नाना साहेब को सौंप दिया। एक नर्तकी अजीनन ने सैनिक भेद धारण कर सैनिकों को प्रोत्साहित किया। 26 जून को व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर इलाहाबाद जाने की आज्ञा मांगी। अब हम बताते हैं आपको सती चौरा घाट कौन है। सती चौरा घाट का किसको कहते हैं? सती चौरा, सती चौरा सती चौरा हत्याकांड किसको कहते हैं? आप लोग समझेंगे सती चौरा हत्याकांड किसको कहते हैं। कानपुर के सती चौरा घाट पर अंग्रेजों को इलाहाबाद भेजने के लिए 40 नावों का इंतजाम किया गया। जैसे ही अंग्रेज उन पर बैठकर जाने को हुए, सैनिकों ने 27 जून को उन पर हमला कर दिया। कब? 27 जून को। वातावरण फिरंगियों को मारो की आवाज से गूंजने लगा। नाना साहेब को जैसे ही पता चला, उन्होंने इस हत्याकांड को रुकवा दिया। किसने? नाना साहेब ने। 125 अंग्रेज महिलाओं एवं बच्चों को सावदा कोठी में भेज दिया गया। इस प्रकार 400 अंग्रेजों में से 125 स्त्रियां, बच्चे व 4 पुरुष जीवित बचे। बाकी सब मारे गए। बची हुई अंग्रेज महिलाएं को जेल में रखा गया। कुछ महिलाओं से चक्की भी पिसवाई गई। जैसे हम भारतवासियों के साथ हुआ करता था कि अंग्रेज गुलाम बनाकर उनसे एक चक्की पिसवाया करते थे, उसी प्रकार आज भारतवासियों को जनता जो विरुद्ध हुए अंग्रेजों के, उन्होंने इनको पकड़कर महिलाओं को या पुरुष को वहां उनसे भी चक्कियां पिसवाई गई। अब बात आती है नाना साहेब का राज तिलक। बात आती है नाना साहब का राज तिलक किस प्रकार हुआ। नाना साहब का राज तिलक किस प्रकार हुआ और किस परिस्थितियों में हुआ। 29 जून को कानपुर में नाना साहब का दरबार लगा। कब? 29 जून को कानपुर में नाना साहब का दरबार लगा। दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर को 101 तोपों की सलामी दी गई। नाना साहब को 21 तोपों की सलामी दी गई। 1 जुलाई को विठूर में नाना साहब का राज तिलक किया गया। उन्होंने कानपुर के आसपास का राज संभाल लिया। अब आता है बीबी घर हत्याकांड। कौन सा है? बीबी घर हत्याकांड। बीबी घर हत्याकांड। अब मैं आपको बताऊंगा बीबी घर हत्याकांड क्या है और कहां से शुरू हुआ। कानपुर में अंग्रेज महिलाएं व बच्चे बीबी घर में कैद थे। जब कानपुर में पता चला कि विद्रोह में दमन के लिए 17 जुलाई को हैवलाक के नेतृत्व में सेना कानपुर के पास आ गई है, तब लगने लगा बीबी घर में स्थित अंग्रेज महिलाओं और बच्चा का कत्ल कर देगा। बेगम हुसैनी खातून ने अपनी लाशें पास के कुएं में फेंक दी। अब हम समझते हैं कानपुर विद्रोह का दमन।
कानपुर विद्रोह का दमन। अब बारी अंग्रेजों की थी। एक लंबे युद्ध के पश्चात जनरल हैवलॉक, नील एवं कैम्पबेल आदि ने क्रूरता पूर्वक कानपुर में विद्रोह का अंत कर दिया। 20 जुलाई को कैम्पबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। तात्या भागकर झांसी चले गए। नाना साहब निराश होकर नेपाल चले गए, वहां उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अंग्रेज महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। अंग्रेजों ने जब जांच कमीशन बिठाया तो वे सभी आरोपों से झूठे साबित हुए। जिस कुएं में अंग्रेज महिलाओं की लाश डाली गई थी उसे अंग्रेजों ने मेमोरियल वेल नामक स्मारक नाम दिया। वर्तमान में इस स्मारक के स्थान पर वहां तात्या टोपे की मूर्तियां लगाई गई। इसकी तात्या टोपे की। अब बताते हैं आपको अवध एवं लखनऊ, अवध एवं लखनऊ किस प्रकार है। 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध पर सहायक संधि थोप दी थी। इससे वहां के नवाब की निर्भरता अंग्रेजों पर बढ़ती गई। अवध की जमीन ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक कपास एवं नील की खेती के लिए उपयुक्त थी। साथ ही यह निर्मित माल की खपत के लिए उपयुक्त बाजार था। अतः अंग्रेज अवध पर गिद्ध दृष्टि रखते थे और उसे किसी भी तरह हड़पना चाहते थे। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने कहा था कि यह चेरी का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अतः कुशासन के आरोप 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। वहां के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। अंग्रेजों के साथ ही एक दलील थी कि लखनऊ में नवाब अलोकप्रिय है। यह आरोप सरासर गलत था। वास्तविक यह था कि नवाब जब जा रहे थे तो लोग अत्यधिक दुखी थे एवं प्रत्यक्षदर्शी में लिखा था, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बाकी थी। कोई सड़क, कोई बाजार, कोई एक ऐसा घर न था जहाँ से जाने आलम में बिछोड़ने के विलाप का शोर गूंज न रहा था। इसके बाद साथ सत्ययुगीन गीत एक कविताओं में यह भी रहा। दुख स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। अभिजात और किसान सब रो रहे थे और सारा आलम रोता चिल्लाता था, हाय जाने आलम विदा होकर परदेश चले गए हैं। कहा जाता है कि लोग वाजिद अली शाह के पीछे पीछे कानपुर तक गए थे और अंग्रेज कहते हैं कि वे अलोकप्रिय थे और वहाँ कुशासन था। इन कथनों से दोनों ही बातें सरासर झूठ प्रमाणित किया होती हैं। इसी के साथ मैं आज आपको हिस्ट्री का 5वां सेमेस्टर की जो हिस्ट्री समझाई गई है अब मैं समाप्त करता हूँ।